अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग फंडामेंटल्स पार्ट नंबर 3 में अपनी डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाते हैं। और अब हम ये देखते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है उसका क्या मतलब है। तो हम जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी दैट इज यूजफुल टू एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल स्टेक होल्डर्स। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मेन जो ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है, वो ये है कि नंबर वन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि कंपनी के पास कितनी एसेट्स, कितनी लाइबिलिटीज और कितने कैपिटल है, इसकी इंफॉर्मेशन। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी कि पूरे साल में कंपनी ने कितना रेवेन्यू कमाया, कितने खर्चे हुए और कितना प्रॉफिट यानी कि फायदा या कितना लॉस यानी कि नुकसान है, इसके बारे में। यानी कि कितने एसेट लायबिलिटी कैपिटल है और कितना कमाया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाए। किसको? टू एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल स्टेक होल्डर्स। अब एग्जिस्टिंग यानी कि करंट जो अभी है, पोटेंशियल यानी कि जो हो सकते हैं। स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? कंपनी के स्टेक होल्डर्स में कंपनी के शेयर होल्डर्स आ जाते हैं, यानी कि वो लोग जिन्होंने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है। कंपनी के कस्टमर्स आ जाते हैं, कंपनी के सप्लायर्स आ जाते हैं, कंपनी में जो पैसे इन्वेस्ट करेंगे वो लोग आ जाते हैं। यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मेन पर्पस ये होता है कि जो लोग कंपनी से जुड़े हुए हैं, किसी तरह से भी कनेक्टेड हैं, कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, उनको कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए कि कंपनी के इतने एसेट्स है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, कंपनी इतना कमा रही है, कंपनी का यहाँ यहाँ एक्सपेंस हो रहा है, और कंपनी को इतनी बचत हो रही है, इतना नेट प्रॉफिट है। अब इसका मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ये मकसद हो गया। लेकिन क्या कंपनी के ऊपर ये फर्ज है कि वो हर स्टेक होल्डर को ये इन्फॉर्मेशन बताए? जाहिर है, अगर वो पब्लिक इन्फॉर्मेशन कर देगी तो कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं या जिनको नहीं बताना चाहती कंपनी को, उनको भी पता चल जाएगा। तो इसके ऊपर लॉ की कुछ रिक्वायरमेंट्स है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन देखी है। आगे लिखा हुआ है, इन केस ऑफ सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू बी डिस्क्लोज, नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज टू पब्लिक एट लार्ज। In case of companies, financial statements are usually subject to audit and prepared to be disclosed to public at large. अगर कोई सोल ट्रेडर है, एक बंदा अकेला काम कर रहा है, या पार्टनरशिप में दो चार पांच लोग मिलकर काम कर रहे हैं, उस केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लोगों तक पहुंचाना जो है वो कंपलसरी नहीं है, लॉ रिक्वायर नहीं करता। लेकिन बहरहाल कभी कभार ऐसा होता है कि कंपनी जो है कंपनीज के केसेस में क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना और लोगों को बताना, ये कंपनी की जिम्मेदारी समझा जाता है। अगर आपके पास, अगर आप कोई कंपनी का हिस्सा हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, यानी कि सोल ट्रेडर नहीं है कि इंडिविजुअल बंदा काम नहीं कर रहा है, या पार्टनरशिप नहीं है यानी कि कुछ लोग काम नहीं कर रहे, बल्कि पूरी एक कंपनी है। कंपनी की अलग डेफिनेशन होती है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लोगों को बताना ना सिर्फ जरूरी है, बल्कि उसका ऑडिट भी करवाना है। यानी कि ऑडिट फर्म्स होती हैं जो ये चेक करती हैं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इसमें कोई एरर या इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं है, इसमें जो एसेट्स लिखे हुए हैं उनकी वैल्यू सही तो है, लाइबिलिटीज जो लिखी हुई है वो लाइबिलिटीज की वैल्यू सही तो है, एक्सपेंस या रेवेन्यू की वैल्यू जो लिखी हुई है वो सही तो है, ये चेक भी करवाना है और फिर लोगों को बताना भी है। उन पर ये फर्ज है, लॉ की रिक्वायरमेंट है। अच्छा जी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करी जाए यानी कि एसेट कब एसेट होगा, लाइबिलिटी कब लाइबिलिटी होगी। किसी चीज को मैं बोलूँ मैं नहीं मानता ये एसेट है, किसी चीज को मैं बोलूँ नहीं यार ये तुम बोल रहे हो ये लाइबिलिटी है, मेरे हिसाब से ये लाइबिलिटी नहीं है। या कौन सी चीज इनकम होगी या कौन सी चीज एक्सपेंस होगी, या आपको वक्त के साथ साथ सिखाया जाएगा। इनकी हर स्पेसिफिक जगह पर डेफिनेशन होगी कि भाई ये शर्तें पूरी हो तो इसको हम एसेट करेंगे, ये शर्तें पूरी हो तो ये लाइबिलिटी होगी। कभी कोई कंफ्यूजन होगी तो क्या करना है, क्या वो एसेट हो है या लाइबिलिटी है या क्या है। तो ये जितनी भी बातें हैं ये हमें कहाँ से पता चलता है? अब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जब हम करते हैं, यानी कि कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन लोगों को बताते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बताते हैं, ये बताते हैं कि कंपनी ने कितना कमाया, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी थी। तो उसके लिए जो है वो हमें कोई गाइडलाइंस मिलनी चाहिए, यानी कि हमें कोई बताने वाला हो कि भाई हमें किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होंगे, हम किस चीज़ को एसेट करेंगे। तो
यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, द कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल, कन्वेंशन, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर यूज्ड टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नोन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या गैप। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो हमें ये बताते हैं कानून के हिसाब से, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स के हिसाब से कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाने हैं, कब बनाने हैं, किस तरह के नजर आएंगे, किस चीज़ को आप एसेट कहोगे, किस चीज़ को आप इनकम कहोगे, किस चीज़ को आप एक्सपेंस कहोगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का क्या फॉर्मेट होगा, या दूसरी चीज़ें जो है वो किस तरह से आप जो है वो लोगों को दिखा रहे होगे। अच्छा, पाकिस्तान की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट 2017 और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से रिपोर्टिंग होती है। यानी कि इन दो चीज़ों में, इन दो ये आगे वक्त के साथ साथ आप हायर एजुकेशन में पढ़ते हो कि कंपनीज एक्ट में क्या लिखा हुआ है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में क्या लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो बातें लिखी हुई होती हैं उस पर अमल करते हुए या इनसे गाइडलाइंस ऑब्टेन करते हुए, इनको पढ़ते हुए हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। जाहिर है अगर कोई एक कानून नहीं होगा, कोई एक लॉ नहीं होगा, कोई एक स्टैंडर्ड नहीं होगा, कोई एक एक्ट नहीं होगा, कोई मुझे बताने वाला नहीं होगा, तो हर कंपनी अपने हिसाब से ही किसी चीज़ को एसेट बोलती होगी और किसी चीज़ को लायबिलिटी बोलती होगी। तो हमें किसी कानून, किसी लॉ, किसी रेगुलेशन, किसी स्टैंडर्ड की ज़रूरत है। पाकिस्तान में हम कंपनीज एक्ट में जो बातें लिखी हुई हैं और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स में बातें लिखी हुई हैं उस हिसाब से अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, उस हिसाब से हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। और इसी तरह से हर मुल्क में होता है। हर मुल्क में जो है वो अलग कानून हो सकता है, सेम भी हो सकता है। आईएफआरएस या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स अमूमन आमतौर पर दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में फॉलो होते हैं और इसी की डेफिनेशन के हिसाब से अकाउंटिंग करी जा रही होती है। हाँ, 19-20 ऊंच नीच थोड़ी बहुत होती है, अगर कहीं पर आईएफआरएस फॉलो नहीं हो रहा, कोई और स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं तो उसके हिसाब से वो अकाउंटिंग करेंगे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट फर्क नहीं होता। बहरहाल ये भी वो बातें जो आपने भी जहन में रखनी है, लेकिन बाद में वक्त के साथ साथ आप इसको समझेंगे। अब इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कौन से ऐसे यूजर्स हैं जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए और क्या चाहिए होगी। देखें, एक तो है इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंपनी की क्यों इन्फॉर्मेशन चाहिए, ताकि उनको पता चले कि कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं या नहीं, कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं, कंपनी के शेयर्स बेचने हैं या रखने हैं, और कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। लेंडर्स यानी कि जो लोग उधार देते हैं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्यों जरूरत होती है, ताकि वो ये पता कर सके कि किसी कंपनी को उधार देना है या नहीं। जब बैंक किसी कंपनी को उधार देता है तो वो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखता है कि क्या इसकी लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा तो नहीं है, क्या इसको प्रॉफिट तो हो रहा है, क्या ये मेरे पैसे वापस पे कर पाएगा, या क्या इस पे ये जो इंटरेस्ट बनेगा वो पे कर पाएगा या नहीं। सप्लायर भी ये चीजें देखता है। सप्लायर इसलिए देखता है ताकि वो ये असेस कर सके कि कितनी क्रेडिट लिमिट है, कितना मैं किसी को उधार दे सकता हूँ। गवर्नमेंट देखती है ताकि वो डिसाइड कर सके कि आगे की पॉलिसीज क्या बनानी है, कौन सी इंडस्ट्री में कंपनीज किस तरह से ऑपरेट कर रही हैं, किस पे ज़्यादा टैक्स लगाना है, किस पे कम टैक्स लगाना है। एम्प्लॉयज़ यानी कि जो लोग काम करने वाले होते हैं वो भी ये देखते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, ताकि अगर अल्लाह ना करे कंपनी की परफॉर्मेंस ऐसी नज़र आ रही है उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कि आने वाले कुछ दिनों में कंपनी बंद हो जाएगी, तो वो कहीं और जो है वो काम या नौकरी ढूंढें। कस्टमर्स भी देखते हैं ताकि ये पता चल जाए कि एक कंपनी से हम अगर ट्रेडिंग कर रहे हो या एक कंपनी है जिससे हम चीज़ें खरीद रहे हैं, अगर वो बंद हो गई तो फिर हमारे पास कोई सब्सिट्यूट है, कोई और है जिससे हम चीज़ें खरीद सकते हैं या नहीं। और मैनेजर्स भी देखते हैं ताकि वो ये देख सके कि कंपनी ने पिछले सालों में जहाँ जहाँ जो जो काम किया, कहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, कहाँ से कम प्रॉफिट कमाया, कौन से ऐसे खर्चे हैं जो कंपनी मजीद कम कर सकती है, लिमिट कर सकती है। अच्छा जी, उसके बाद फिर कुछ बात डबल एंट्री के हवाले से। डबल एंट्रीज जो है, इसका मतलब यह है कि हमने शुरू में ट्रांजैक्शन वगैरह को डिस्कस किया था। जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं इसके दो इम्पैक्ट्स होते हैं, और एक इम्पैक्ट जनरली डेबिट और एक क्रेडिट होता है। और डेबिट क्रेडिट जिस तरह से हर लैंग्वेज के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, इंग्लिश है, उर्दू है, इसमें कुछ बातें होती हैं कि जिसके हिसाब से वो ज़बान लिखी जाती है, इसी तरह से आप समझ लें कि अकाउंटिंग की जो ज़बान है ना उसमें दो चीज़ें हैं, डेबिट और क्रेडिट। अगेन जब आप आगे के लेक्चर्स देखेंगे जिसमें हमने डबल एंट्रीज पास करी हुई और बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन को डिस्कस किया है, तो डेबिट्स और क्रेडिट्स की ज़्यादा डिटेल देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ ये याद रखना है कि अगर कोई भी एसेट, एक्सपेंस या ड्राइंग है तो वो अगर इंक्रीज हो तो डेबिट और डिक्रीज हो तो क्रेडिट। लाइबिलिटी, इनकम या कैपिटल अगर इंक्रीज हो तो क्रेडिट और डिक्रीज हो तो डेबिट। लेकिन ये अभी आपको इतना समझ नहीं आएगा क्लियरली, सिर्फ मैंने अकाउंटिंग फंडामेंटल्स का चैप्टर जो है वो गो थ्रू करवाया है। बहरहाल जब आप आगे जाकर और इंट्रोडक्शन, बेसिक अकाउंटिंग और डबल एंट्रीज वाले लेक्चर्स देखेंगे तो ये बातें बड़े अच्छे से आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है जी।
तो अब अकाउंटिंग फंडामेंटल्स में मैंने जितनी भी तीनों पार्ट्स में चीज़ें डिस्कस करी है वो आपने अपने दिमाग में बैठानी है। कोशिश करना है कि 10, 15, 20, 25%, 50%, 70% जितनी भी चीज़ें आपको दिमाग में बैठ रही हैं आप बैठाएं। आप आगे वाले लेक्चर्स देखें और उसके बाद यहाँ पर वापस आइएगा, क्योंकि इस चैप्टर में आपने बहुत सारी ऐसी टर्म्स यूज़ करी हैं जो आपके लिए पहली बार आप यूज़ कर रहे हो, पहली बार आप सुन रहे हो, पहली बार आप पढ़ रहे हो, और उसको जब तक आप प्रैक्टिकली आगे वाले चैप्टर्स में अप्लाई नहीं करोगे तो आपको इतनी क्लियर नहीं होंगी। तो अपना टाइम लीजिएगा और आगे वाले जो लेक्चर्स आएंगे उसमें इन चीज़ों को अच्छे से कवर कर कर फिर दोबारा से इन लेक्चर्स को देखिएगा। थैंक यू सो मच।